फिरोज, वैसे एक्सपेक्टेड था नहीं, हल्का सुगबुगाहट जरूर थी कि रेट्स में आरबीआई एक और बढ़ोतरी करेगा और उसके बाद एक ब्रेक आएगा। पर ब्रेक पहले आया और उसके बाद एक और रेट हाइक की संभावना खुद गवर्नर ने जताई। ये जो सरप्राइज पॉज हमने रेपो रेट में देखा है अभी की आरबीआई पॉलिसी में, इससे क्या संकेत हम ले, सबसे पहले ये समझना चाहते हैं आपसे। आई थिंक स्वाति जी, ये इंपॉर्टेंट पॉज था, एक इंपॉर्टेंट मैसेजिंग थी, इम्प्लाइड एक्शन। इनका ये मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का आरबीआई ने जो काम किया है कोविड के टाइम से और काफी सालों से, आई थिंक हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है स्पेशली ऑन द बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है एंड दे वेरी पॉजिटिव अबाउट द हेल्थ ऑफ द बैंक्स। आप अगर देखें बजट की जो फिनेंस बिल जो पास हुई पार्लियामेंट में, उसमें भी लास्ट मिनट पे बैंकों के लिए थोड़ा सा रियायत थी, क्योंकि टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, डेट फंड्स पे टैक्स थोड़ा ज्यादा भारी भरकम कर दिया, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करना आरबीआई की मैंडेट है। और जो बैंक्स एसवीबी और काफी सारी बैंकों, क्रेडिट स्विस में प्रॉब्लम हुई थी, तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम स्टेबल है क्योंकि आरबीआई इज ऑलवेज प्रोएक्टिव। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, आई थिंक इंडिया में जो सीपीआई है, अगर नेक्स्ट ईयर की टारगेट 5.2% की है तो वो काफी नॉर्मल है। इंडिया की 10 साल की एवरेज सीपीआई की 6.7% है। ग्लोब में जो तकलीफें हैं ब्याज दरों की कमिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन, को बहुत एक्सट्रीम है। दसियों साल से ऐसा ज्यादा हमने महंगाई देखी नहीं है यूएस में, जापान में, यूरोप में। बट इंडिया में जो महंगाई आज हम देख रहे हैं वो इंडिया के लिए बिजनेस एज यूजुअल है। 10 साल की महंगाई, आज की महंगाई एक बराबर है, तो इसीलिए आरबीआई कैन अफोर्ड टू टेक अ पॉज more easily than the rest of the central banks. एज अ होम लोन बोरोवर, एक ग्राहक को अभी इस पॉज को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए? जो एक ब्रीदर मिला है, इसको क्या किस तरीके से मैनेज करें, या फिर अभी स्टेटस को ही रहे वो बेटर है, क्योंकि अभी हो सकता है कि आगे एक छोटा रेट हाइक और हो? स्वाति जी देखिए, आप अगर होम लोन ले चुके होते हैं फिर हम कठपुतली बन जाते हैं। रेट हाइक हो, रेट हाइक ना हो, हमें गो विद द फ्लो ही हो सकता है, क्योंकि और या फिर आप नेगोशिएट कर सकते हैं अपनी बैंकों से। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, अच्छी बात है इंडिया में ये जो होम लोन की ब्याज दरें बदल रही हैं और ऊपर की तरफ ही ऑफ कोर्स बदल रही हैं ग्लोबली, उसमें इंडिया में इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता है। उसमें अगर आपने अपनी होम लोन की अवधि 2-4 साल से बढ़ा दी तो हो जाता है काम। समझिए कि यूएस में अगर 2% का ब्याज लेके किसी ने होम लोन लिया हो और आज उसको 5% देना हो, तो उसका 20 साल का लोन 45 साल पर चला जाता है। 20 और 25 साल जोड़ने पड़ते हैं। इंडिया में क्योंकि 7 पे लोन लिया लेट्स अज्यूम और आज 9 पे है, तो सिर्फ 2% बढ़ी है ऑन अ बेस ऑफ 7%. So the impact of Indian change in home loan rates is still mitigatable by increasing the period of the loan. तो आप मेरे हिसाब से लोन पीक हो जाएंगी, हो चुकी हैं इफ नॉट ऑलरेडी। जैसे रुंगटा साहब ने भी कहा कि इट्स ऑलरेडी पीक्ड आउट, सो देयर इज नथिंग मच टू वरी। और इंडिया की जो 10 ईयर की होम लोन रेट्स होंगी, मेरे हिसाब से आज की जो करंट होम लोन रेट्स हैं उससे 50 पैसा 1% कम ही होंगी। और 10 साल की एवरेज, 15 साल की एवरेज ही आपको देखनी है, क्योंकि आप लोन 20 साल का लेते हैं होम लोन में, जनरली 15 साल तक का होम लोन लेते हैं। एवरेज रेट्स आपकी 9-9.5 पे नहीं रहेंगी। 8-8.5 is a fair average EMI rate, interest rates on your EMI is a great expectation. ये एक अट्रैक्टिव बढ़ोतरी हमने देखी है स्मॉल सेविंग स्कीम में, फिरोज। पर फिर भी क्या निवेश करें, या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम से भी बेहतर विकल्प हैं जिसके जरिए आप उसी लक्ष्य के लिए बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं, और वो क्या हो सकता है? आई थिंक स्मॉल सेविंग स्कीम्स काफी अट्रैक्टिव हैं, पॉइंट वन। पॉइंट टू, ऑफ कोर्स डेट की जो टैक्सेशन की जो चेंज हुई है इस बजट की, 1 अप्रैल से जो टैक्सेशन हुई है चेंज, जिसमें मार्जिनल टैक्स रेट के आधार पे ही काफी सारे डेट फंड्स को टैक्स लगाया जाएगा इन स्पाइट ऑफ अ 3 ईयर 5 ईयर होल्डिंग पीरियड। उसकी वजह से डेट फंड्स की लुक्रेटिवनेस काफी कम हुई है। तो स्मॉल सेविंग स्कीम की जाहिर सी बात है और अट्रैक्टिव हुई है।
बैंक एफडीज के रेट्स 8.5% पे भी हैं, नेगोशिएटेड रेट्स 8.5% पे काफी सारे कमर्शियल बैंक में है। रिटेल निवेशक को इतनी चिंता करनी नहीं पड़ती क्योंकि उनके 5 लाख का डिपॉजिट इंश्योरेंस भी होता है। सो आई थिंक स्मॉल सेविंग स्कीम्स इज व्हाट आई वुड वोट फॉर। उसमें आई थिंक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सबसे बेहतर है। 7.6 की जो पुरानी रेट थी उसको अब 8% करार दिया गया है। 8% इज ग्रेट। विद गवर्नमेंट का जो ठप्पा लगता है सेफ्टी का, उसके साथ अगर 8% सीनियर सिटीजन को मिलता है, उससे बेहतर नहीं हो सकता क्योंकि वो बैंकों से भी सेफ है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। बिफोर आई टेक अ ब्रेक, मैं फिरोज मैं इसी बात से कंटिन्यू करना चाहती हूँ। पीपीएफ, क्यों आपको लगता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि एक वाइडली पॉपुलर एक सेविंग स्कीम रही है और जो कि अभी भी लोग चाहते हैं कि उसमें टैक्स बचत के लिए और अच्छे रिटर्न के लिए लंबे टाइम के लिए निवेश करे, उसको सरकार ने नहीं छुआ? देखिए, आई थिंक पीपीएफ की जो रेट्स हैं वो ज्यादातर 10 ईयर जीसेक से ज्यादा ही हैं, एवरेज 10 ईयर जीसेक से, तो उसको बदलाया नहीं बिकॉज इट्स वेरी पॉपुलर स्कीम। और उसमें क्या होता है कि पीपीएफ में जैसे आपको सेक्शन 80C का भी बेनिफिट मिलता है, ऑफ कोर्स पीपीएफ को रिवाइज करना चाहिए, बट फिर भी उसकी अट्रैक्टिवनेस आज भी है। देखिए, आपकी टैक्स रिजीम में जाने का तभी मतलब बनता है कि अगर किसी की पगार 15 लाख रुपए से ज्यादा हो, अगर उनकी एग्जेम्पशंस जो है 3.75 लाख से ज्यादा की अगर वो एग्जेम्पशन ले रहे हैं, तो उनको ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में रहने के लिए पीपीएफ काफी काम आता है। एटीसी की जो बेनिफिट्स हैं, सो आई थिंक उसको बदलाना चाहिए था, नहीं बदलाया। पीपीएफ इज करंटली एट 7.1 एंड हैज ऑलवेज बीन एट 7.1 फॉर रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, मार्जिनली लेस देन 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आज 7.2 पे है, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, बट आई थिंक आई होप दे रिवाइज इट द नेक्स्ट क्वार्टर। एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। और इक्विटी की कौन सी कैटेगरीज, फिरोज, आपको लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर अच्छी रह सकती हैं, जहां पर निवेशकों को निवेश करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? यस, स्वाति जी, पहला तो बिफोर वी गेट टू कैटेगरीज, हमारा ये मानना है कि एक्टिव फंड्स एक पैसिव फंड से बेटर स्ट्रेटेजी होगी। जाहिर सी बात है, पैसिव फंड्स में काफी कॉस्ट बचाने के चक्कर में काफी लोग ने बहुत सारा एयूएम अपना एसेट्स को उसमें स्क्यू किया है, बट हमारा ये मानना है कि लास्ट 22 साल में अगर कोई पूरी एक्टिव स्कीम जो भी अवेलेबल थी उसको खरीदता हर साल, तो 6.7% की अल्फा बनती पर एनम। और लास्ट ईयर ऑफ कोर्स थोड़ी नेगेटिव अल्फा बनी है। ओवरऑल एक्टिव फंड्स 380 एक्टिव फंड्स हैं, उसमें -2.7% की अल्फा बनी है निफ्टी के मुकाबले, अगर मैं सिर्फ निफ्टी से तुलना करूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। बट 2021 में 14% की अल्फा दी है 380 स्कीम्स ने। अगर सब स्कीम भी खरीदते तो 14% निफ्टी को बीट कर पाता कोई 2021 में, और 3.85% बीट कर पाता 2020 में। बट काफी लोग अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि पैसिव में जाना है, पैसिव में चले जाते हैं और इंडेक्स फंड में जाके अल्फा का जो फायदा है वो भरपान उनको नहीं मिलता है। लास्ट ईयर हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो था, 11 स्कीम थी, उसने एनएससी 500 को 2.63 से बीट किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर। सो दैट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कॉस्ट बचाने के लिए नहीं जाते, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वैल्यू क्रिएट करने के लिए जाते हैं। एंड नाउ कमिंग टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन स्वाति जी, कौन सी कैटेगरीज हैं? लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड, मल्टी, स्मॉल, कॉन्ट्रा, वैल्यू, डिविडेंड यील्ड एंड थीमेटिक। आई हैव फॉर द लैक ऑफ टाइम आई हैव बीन अ लिटिल फास्ट, बट ये कैटेगरीज जो है इसमें अल्फा जनरेशन की पोटेंशियल ज्यादा है। सेक्टर नहीं करना चाहिए। थीमेटिक, सिर्फ डिविडेंड यील्ड एक थीमेटिक है जो कर सकते हैं आप मेरे हिसाब से, तो ये कैटेगरीज पे फोकस करें। सबसे बेहतरीन कैटेगरी वो रही है लार्ज एंड मिड कैप की, बहुत अच्छी रही है। मल्टी कैप जो नई कैटेगरी है उसमें 7.4% का अल्फा आया है। 42% स्कीम्स जो मल्टी कैप में है उन्होंने अल्फा जनरेट किया, और जितना अल्फा जनरेट किया 7.4% का पर एनम अल्फा जनरेट किया निफ्टी पे। दैट्स मल्टी कैप हैज बीन वन ऑफ द नॉर्थ पोल्स ऑफ अल्फा जनरेशन।